यस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड जो हमारा है प्लांट फिजियोलॉजी। एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हमारी फर्स्ट यूनिट का जो मेन पॉइंट चल रहा है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल या इन प्लांट, यही टॉपिक आज हम ले लेते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो एक तरीके से इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का है। इसेंशियल का मतलब अगर हम कह सके तो आवश्यक तत्व। तो आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं, क्या डेफिनेशन हम इनकी दे, तो हम कह सकते हैं जो प्लांट है या जो सजीव है उन्हें बेसिकली क्या जरूरत पड़ती है। सबसे पहले उनको जरूरत पड़ती है भोजन की, खनिज पदार्थों के रूप में, ताकि वो अपनी क्या कर सके, एनर्जी प्रोड्यूस करके ग्रोथ कर सके। ठीक है, उस ग्रोथ से उनका डेवलपमेंट, देन डेवलपमेंट के बाद उनको जरूरत पड़ेगी रिप्रोडक्शन, एंड रिप्रोडक्शन के लिए उनको जरूरत पड़ेगी अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस की। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास यहाँ कह सकते हैं कि वे तत्व जिनकी अनुपस्थिति में पादप जो है वो अपने जीवन चक्र को पूर्ण नहीं कर सकते। ठीक है, उनकी कमी अगर होती है तो उन पे कोई ना कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ये सभी जो तत्व हैं ये किसी न किसी क्या बोलते हैं उपापचय क्रिया से संबंधित है। जब एक तत्व की शॉर्टनेस आती है या एक तत्व की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है तो उसका प्रभाव की न किसी दूसरे तत्व की उपस्थिति पे भी पड़ता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल्स या सजीवों की हम बात करें तो उनकी पूरी जो फिजियोलॉजी है, उनका पूरा मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, उनकी पूरी जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है या डगमगा जाता है। इसलिए हमें इन खनिज न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और ये हमें पता है, असेंट ऑफ सेप में भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, रूट्स के एब्जॉर्प्शन में भी हम कर चुके कि ये खनिजों का जो मेन स्रोत है वो है मैक्सिमम सॉइल। ठीक है, फिर कुछ मात्रा में अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर, और कुछ मात्रा की अगर हम बात करें तो वो अदर जो है वो माध्यम से हमको मिल जाता है। तो हम इस तरीके से इन्हें जो मिनरल्स हैं इन्हें हम यहाँ पे एक तरीके से इसेंशियल की बात कर सकते हैं, आवश्यक, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि मिनरल्स की हम बात करें तो मिनरल्स बहुत हैं, ठीक है, और कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो टॉक्सिक इफेक्ट्स करते हैं या उनकी सांद्रता बढ़ने पर टॉक्सिक इफेक्ट करती है। इस वजह से हम सभी मिनरल्स की जगह हम यहाँ पे केवल मिनरल्स इसेंशियल्स की बात करेंगे, जिनको हम यहाँ पे लगभग 16 तत्वों की बात करते हैं। 16 इसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे प्लांट के डेवलपमेंट, फिजियोलॉजी, उसकी बायोकेमिस्ट्री एंड उसके मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। अब इसके बाद हम इंपॉर्टेंस, कुछ क्राइटेरियाज की बात करें तो ये क्या क्या काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, फर्स्ट ये काम कर रहे हैं प्लांट की वृद्धि, उसके डेवलपमेंट में। सेकंड अगर अपन बात करें तो ये जो हैं ऐसे इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो किसी दूसरे के द्वारा कभी भी एक तरीके से क्या बोलते हैं चेंज नहीं किए जा सकते, रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और तीसरा, इनकी वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होगी, इन्हीं की ही नेसेसरी जरूरत है। तो इसको देखते हुए हमने यहाँ पे जो है वो दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे जो है डिसाइड किया है। फर्स्ट इज मैक्रो, ठीक है, एंड सेकेंड इज माइक्रो। नाम में ही समझ में आ रहा है व्हाट इज मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मीन्स वृहद, जिनकी मात्रा लगभग हमें 1 से 10 मिलीग्राम पर ग्राम के अकॉर्डिंग चाहिए होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकी जरूरत पड़ती है। उनको हम बोलते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। और माइक्रो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इस रेशियो से कम एलिमेंट जिनकी आवश्यकता पड़ती है भार के रूप में, वो हो गए माइक्रो एलिमेंट्स। तो माइक्रो के लिए हम ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि वो एलिमेंट्स जिनकी एक निश्चित और सूक्ष्म मात्रा ही काफ़ी असरदार होती है,
ठीक है। जबकि मैक्रो की अगर हम बात करें तो मैक्रो अधिक मात्रा में चाहिए, अर्थात ये मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, या अगर हम बात करें तो मेन फ्रेमवर्क यही बनाते हैं जिसकी वजह से सभी उपापचयी क्रिया होती है। तो आज वाले टॉपिक में हम यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो एलिमेंट्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वृहद पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्वों की अगर हम यहाँ बात करें तो इस कैटेगरी में हम यहाँ पे सबसे पहले जो डिसाइड करते हैं वो करते हैं कार्बन। 2 नंबर पे हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं ऑक्सीजन, और 3 नंबर पे हम बात करते हैं वो है हाइड्रोजन। ठीक है। कार्बन जो है वो एक सॉलिड एक तरीके से फेज में, अगर अपन इसको गैसियस फेज की बात करें तो ये हमें CO2 के रूप में मिलता है, और लगभग कार्बन जो है वो हमारी बॉडी के लिए 45% तक हमारी बॉडी के जो अणुभार है उसको बनाता है, और इसका मेन सोर्स जो है वो CO2 है। या फिर अगर अपन सॉइल की बात करें तो कोयला जो है वो इसमें कार्बन का मेन सोर्स के रूप में आता है, CO2। ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो मुक्त रूप में नहीं मिलेगी, वो हमें मिलेगी हमेशा या तो जल के रूप में या फिर हमें मिलेगी वायुमंडल में वेपर के रूप में। ठीक है। और सबसे ज्यादा अबाउट देन 54% जो रेशो है वो ऑक्सीजन ही बनाती है। ठीक है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो भी जल के रूप में ही मिलेगी, यहाँ पे जो लगभग 6% जो है वो बनाती है। इनके फॉर्मूलाज की अगर अपन बात करें तो दैट डेमोस्ट्रेट बाय CO2 एंड H के रूप में हम इसके कह सकते हैं। तो यहाँ हम इन तीनों की बात करें तो दीज आर इसेंशियल एंड मैक्रो, और ये हर प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शंस, हर प्रकार की एंजाइमेटिक रिएक्शंस, हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च, एवरीथिंग सबके फ्रेमवर्क के रूप में होते हैं, मेन फ्रेमवर्क बनाते हैं। अर्थात ये 3 तो चाहिए ही चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, स्टार्च, जिसकी भी हम बात करें, एंजाइम्स रिएक्शंस, एंजाइम स्ट्रक्चर्स, सबकी हम बात करें तो उसमें ये तीनों होते ही होते हैं, CHO। ठीक है। इसलिए हम इन्हें फ्रेमवर्क कहते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी, डेफिशिएंसी या महत्व की बात करें तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, इनके बिना कोई चीज बन ही नहीं सकती। ठीक है। दीज आर द मेन्स। इसके बाद हम यहां पे बात करते हैं नाइट्रोजन की। 4th नंबर पे हम यहां पे नाइट्रोजन की बात करते हैं, और ये हमारी मतलब प्लांट बॉडी की रेफरेंस में अगर हम कहें तो लगभग 1 से 3% तक जो है वो एक तरीके से मेन जो पोषक तत्व है उनका भार बनाते हैं, और वायुमंडल में अबाउट देन 78% तक नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबसे ज़्यादा रेशो होने के बाद भी प्लांट्स जो हैं इन्हें डायरेक्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में अवशोषित नहीं कर सकते। ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे ये जो है वो किस रूप में NO2 नेगेटिव अगर हम बात करें नाइट्रेट फॉर्म में, NO3 नेगेटिव नाइट्राइट, और एक है NH4 पॉजिटिव दैट इज अमोनियम फॉर्म में इन्हें प्राप्त किया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो अनेक फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिनके द्वारा इन फॉर्म्स में चेंज होती है, और प्लांट्स इन्हें एब्जॉर्ब कर सकते हैं मिट्टी से या हवा से या दूसरे किसी अदर माध्यम से। तो अगर हम कहें तो फर्स्ट इज जैसे कि वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब खंडन होना। ठीक है। जैसे बड़ी चट्टानों का खंडन होना, इस तरीके से। दूसरा जैसे मौसम के अंदर लाइटनिंग, जो बहुत तेजी से कड़कते हैं बादल और लाइटनिंग होती है, उससे भी जो है
नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। उसके अलावा मिट्टी में उपस्थित बहुत सारे माइक्रोब्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके इन फॉर्म्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है नाइट्रोजन। अब अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में यहाँ पे डिसाइड करें, फंक्शंस की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो CHO तो सबसे बिल्डिंग ब्लॉक्स है ही, फ्रेमवर्क है, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसकी भी बहुत बड़ी उपलब्धता है। सबसे ज़्यादा मैक्रो एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें तो वो नाइट्रोजन ही है। नाइट्रोजन की अगर हम यहाँ पे कहें तो नाइट्रोजन हमको यहाँ पे चाहिए मेन, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फंक्शंस में तो नाइट्रोजन प्रोटीन्स, जो मेन प्रोटीन्स हैं वो CHO के साथ में नाइट्रोजन युक्त भी होते हैं। प्रोटीन्स इन्हीं के द्वारा कोड की जाती है। उसके अलावा अगर यहाँ पे कहें हम तो को एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें को एंजाइम्स में, उसके अलावा अगर अपन बात करें नाइट्रोजन तो जो प्यूरिन एंड प्रिमिडिन्स हैं, प्रिमिडिन्स हैं, उसके अलावा फॉर्म्स हैं। तो यहां देखिए नाइट्रोजन जो है उसकी सबसे ज्यादा उपयोगिता अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का मेन बिल्डिंग ब्लॉक में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स जिनकी हम बात करें उनके कोफैक्टर्स या उनके उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। प्यूरिन्स एंड प्रिमिडिन्स की हम बात करें तो उनका जो मेन कंटेंट्स है उसमें नाइट्रोजन है। जो एनर्जी फॉर्म है NADH2 आदि में भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो जो पोर फायरिंग रिंग है किसकी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की, ठीक है, उसमें सेंट्रल मैग्नीशियम से 4 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में भी नाइट्रोजन जरूरी है। विदाउट नाइट्रोजन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का संश्लेषण नहीं होगा। तो ऐसे में यहाँ पे इसकी भी सबसे ज्यादा उपयोगिता हो रही है। तो नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें तो यहाँ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसीज की बात करते हैं। डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो आप क्लोरोफिल ए को ही ले लीजिए। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है उसमें नाइट्रोजन के बिना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। ठीक है, और क्लोरोफिल अगर नहीं बनेगा तो सबसे बड़ा जो कैरेक्टर आता है वो है हरिमाहीनता, क्लोरोसिस। ठीक है, पत्तियां जो हैं वो हल्की सी क्या हो जाएंगी, पीली पड़ सकती हैं, ग्रीन नहीं रहेंगी। और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा किसमें, तरुण जो यंग लीफ है में एकत्र। अतः सर्वप्रथम जो मैच्योर या ओल्ड लीव जो हैं, जो परिपक्व पत्तियां हैं, परिपक्व मैच्योर जो लीफ हैं पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दूसरा यहां पे अगर अपन बात करें तो एंथोसाइनिन पिगमेंट। एंथोसाइनिन पिगमेंट के बनने के कारण ये पत्तियां आपको कैसी दिखाई देंगी, येलो ब्राउन टाइप की, एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण। ठीक है, तो एंथोसाइनिन डेवलप हो जाएगा, क्लोरोफिल गायब हो रहा है तो इसकी वजह से पत्तियां जो है वो हरी नहीं रहेंगी। उसके बाद जो हमने लिखा था प्रोटीन का सबसे बड़ा एक तरीके से फ्रेमवर्क है, तो ऐसे में प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा, बाधित
हो जाएगा। और प्रोटीन की कमी की वजह से कोशिकाओं में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? स्टार्च की, प्रोटीन नहीं बनेगा। और प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन जो है डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड एनर्जी का स्रोत है। ऐसे में जो प्लांट है वो कैसा हो जाएगा? शंटेड, प्लांट जो है वो दुर्बल हो जाएगा, प्लांट बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसे में उसकी फ्लोरिंग इफेक्ट होएगी, सीड जो है वो डेवलप नहीं होंगे, डेवलप होंगे तो जर्मिनेशन या वाइबल टाइप के डेवलप नहीं होंगे। उसके अलावा हम NADH2 की बात कर रहे हैं, तो NADH2 के अंदर जब नाइट्रोजन की कमी आएगी तो ऐसे में जो एनर्जी फॉर्म है, जैसे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में NADH बनता है, उसी तरीके से ग्लाइकोलाइसिस, उसी तरीके से क्रेब्स साइकिल में जो NAD फॉर्म या FAD फॉर्म बनती है, उन फॉर्म में जो है उनका उत्पादन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस, सारी की सारी उपापचय क्रियाएं जो है वो कैसी हो जाएंगी? डम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये कंप्लीट है ही नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके बाद हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस ही ऐसा है जो नाइट्रोजन के बराबर या समतुल्य जो है उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है। इसे P द्वारा डिनोट किया जाता है और इसका परसेंटाइल आता है लगभग 0.5 to 1% के आसपास इसकी जो है हमें आवश्यकता पड़ती है। और अगर अपन इसको वायुमंडल में देखें तो इसका स्रोत भी एक तरीके से सॉइल ही है और ये हमें मिलता है क्या बोलते हैं H2PO फोम के रूप में, फास्फेट आयंस के रूप में मिलता है। और H2PO4 की हम बात करें तो एक तरीके से ये एसिडिक मृदा, ठीक है। और अगर हम HPO4 की बात करें तो ये एक तरीके से न्यूट्रल हो गया, जिसका pH अबाउट देन 7 के आसपास। और PO4 की हम बात करें नेगेटिव, तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स के लगातार कम होने की वजह से ये एक तरीके से बेसिक जो मीडिया है उसके अंदर जो है वो ये हमें मिलते हैं फॉस्फोरस। उसके अलावा फॉस्फोरस का मेन चट्टाने या समुद्री लेवल आदि के अंदर फॉस्फोरस जो है हमें खनन द्वारा प्राप्त होता है। फॉस्फोरस की अगर अपन फंक्शंस की बात करें तो हमने जो अभी बात करा था प्रोटीन, तो प्रोटीन के अवयवों में फॉस्फोरस भी सबसे मुख्य है। फॉस्फोरस पाया जाता है किसमें? प्रोटीन में, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो मेन एनर्जी सोर्स है, चाहे आप NADP की बात करें, FADP की बात करें या ATP की बात करें, इन सब के अंदर जो फॉस्फेट है उसका मेन संयोजक क्या है? फॉस्फोरस ही है। और यहाँ पे फॉस्फेट ही एनर्जी का मेन स्रोत है। तो कुल मिला के सारी उपापचयी क्रियाएं, जितनी भी डेवलपमेंट की क्रियाएं हैं, चाहे अपन रेस्पायरेशन की बात करें, एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें, यहाँ तक कि ब्रेकडाउन बायोकेमिस्ट्री में चाहे बनना या ब्रेकडाउन किसी भी जटिल कार्बनिक पदार्थ का, वो सब फॉस्फेट की वजह से ही कंप्लीट होता है। तो ये भी सबसे मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर फॉस्फेट में कोई दिक्कत आती है तो सभी उपापचयी क्रियाएं जो हैं वो क्या हो जाएंगी? डम पड़ जाती हैं, ठीक है। और ऐसे में अगर अपन यहाँ कहें तो फंक्शन बीजों में, इन सीड्स, जो फॉस्फेट है वो फाइटीन के रूप में, सीडों में जो है वो फास्फोरस फाइटीन के रूप में या फाइटिक एसिड्स के रूप में जो है वो एकत्र होता है। फाइटिक एसिड्स के रूप में जो है वो एकत्र होता है। फॉस्फोरस का मेन उपयोग जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के बनाने में भी है। इसके बाद इसकी डेफिशिएंसीज की बात कर लेते हैं। डेफिशिएंसी की बात करें, कमी, तो फॉस्फोरस की कमी से काफी दुष्परिणाम जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें तो डेफिशिएंसी में सबसे मेन चीज तो आ गई प्रोटीन, ठीक है। अगर फॉस्फोरस की कमी है तो प्रोटीन की संरचना में कमी आएगी, जिसकी वजह से माध्यम में प्रोटीन कम और स्टार्च ज्यादा बनेगा,
ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे हैं एनर्जीज। जब फॉस्फेट नहीं होगा तो एनर्जी सोर्स कम होगा, एनर्जी सोर्स कम होगा तो सभी उपापचयी क्रियाओं में प्रभाव पड़ेगा, यहां तक कि जो एनर्जी सोर्स है उसमें प्रभाव पड़ेगा, तो सभी उपापचयी क्रियाएं बाधित होंगी। प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन तक सारी चीजें जो है डेवलपमेंट में शॉर्ट पड़ेंगी। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि प्लांट जो है वो क्या जो होगा, स्टंटेड। उसके अलावा हम इसको कह रहे हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के लिए, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो नहीं होने के कारण यहाँ क्या हो रहा है, हरिमाहीनता आ रही है। लेकिन उसमें एक चीज और है, यहाँ पे एंथोसाइनिन पिगमेंट का डेवलपमेंट हो जाएगा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के लिए, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की तुलना में। तो ऐसे में पत्तियां जो हैं वो हमें यहाँ पे क्या ब्राउन येलोइश टाइप में जो है वो दिखाई देंगी। फास्फोरस की अधिकता से भी एक प्रभाव पड़ रहा है। अगर फास्फोरस की अधिकता है तो फास्फोरस की वजह से एक नेक्रोसिस, ऊतकक्षय, कोशिकाओं में घाव का होना, यह भी देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है हम यहां पे कह सकते हैं कैम्बियम। कैम्बियम जो है वो एक तरीके से इनएक्टिव हो जाएगा। और कैम्बियम के लिए अगर हम बात करें तो डाइकॉट जो प्लांट्स हैं उसमें कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। तो ऐसे में कैम्बियम अगर काम नहीं कर रहा है तो सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट नहीं हो रही। इस वजह से बहुवर्षीय पादपों जो हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो प्लांट कैसा रह जाएगा, दुर्बल और शंटेड, छोटा रह जाएगा। उसमें ब्रांचिंग नहीं होगी, उसमें लीव्स छोटी होंगी, बहुत कम होंगी और छोटी छोटी लीव्स होंगी। और कभी कभी फॉस्फोरस की वजह से जो लीव्स हैं वो कैसी हो जाती हैं, ब्लू ग्रीन, बहुत ही ज्यादा गहरे रंग की। हम यहां पे बात करें क्लोरोफिल में एंथोसाइनिन की वजह से पीली, ब्राउन, येलो टाइप। लेकिन कभी कभी फास्फोरस की अधिकता की वजह से पत्तियां बहुत ज्यादा डार्क और कैसी हो जाती हैं, नीली हरी दिखाई देने लगती हैं। तो फास्फोरस भी जो है वो नाइट्रोजन की तरह बहुत ही ज्यादा इसेंशियल और मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट यहां पे हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं पोटेशियम। पोटेशियम की जगह वो ले लेते हैं सल्फर। सल्फर की बात करें तो लगभग सल्फर जो है वो भी हमारे पास में है 0.5 to 1.5 रेशियो, मतलब फास्फोरस के आसपास। ठीक है, फास्फोरस के आसपास सल्फर की भी जरूरत पड़ रही है और ये हमें मिल रहा है SO2 फॉर्म में या और SO4 फॉर्म में, सल्फेट के रूप में जो है ये हमें मिलता है। और इसका भी स्रोत जो है वो मृदाई है और चट्टानों में खनन द्वारा जो है सल्फेट जो है वो हमें मिलता है। सल्फर की एक और अगर अपन मात्रा की यहाँ पे बात करें तो ये ग्लाइकोसाइड्स के रूप में कुछ प्लांट, जैसे कि अगर अपन बात करें तो जैसे कि सरसों, लहसुन, मतलब ब्रेसिकेसी कुल की अगर अपन बात करें, प्याज आदि में ये ग्लाइकोसाइड्स के रूप में उपस्थित होते हैं। और यही कारण है कि इनमें से जो है वो बहुत तीक्ष्ण गुण, ठीक है, जो है गंध, तीक्ष्ण गंध जो है वो हमें प्राप्त होती है। और यही सल्फर जो है उसका एक और है जो वाष्पशील तेल है उनके निर्माण में भी इनको यूज में लिया जाता है ताकि तीक्ष्ण गंध के साथ में वो वहां पे मिल सके। फंक्शंस की अगर अपन यहाँ पे सल्फर की बात कर रहे हैं तो सल्फर के फंक्शंस में हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं उनके कोफैक्टर्स के रूप में जो सल्फर जो है वो कार्य करता है। मेनली प्रोटीन्स में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं वो सल्फर के माध्यम से ही कंप्लीट होते हैं। कमी की अगर अपन बात करें तो ये भी मैक्रो एलिमेंट है और नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के समान इसेंशियल है। पत्तियों में कमी को तो बाद में बात करेंगे।
सल्फर के फंक्शंस को एक बार वापस रिपीट करें। कुछ प्लांट्स लाइक सरसों, लहसुन, प्याज आदि में ग्लाइकोसाइड्स के रूप में उपस्थित हैं जो कि तीक्ष्ण गंध उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे वाचल तेलों में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोटीन्स में जो सल्फर डाइऑक्साइड जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, मतलब सल्फाइड जो बॉन्ड्स हैं वो इन्हीं के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम और कहें तो यहाँ एक चीज़ और लिख सकते हैं कि ये क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है, पिगमेंट, उसका निर्माण नहीं करते लेकिन उसके लिए सहयोगी हैं मैनी कोफैक्टर्स के लिए। मैनी कोफैक्टर्स के लिए क्या है, ये सहयोगी हैं। उसके अलावा बहुत सारे हैं जैसे कि सिस्टीन, मैथियोनिन, बायोटीन, ठीक है, ग्लूटामिन, कोएंजाइम्स एंड विटामिन्स आदि के लिए ये मुख्य घटक के रूप में होते हैं। ठीक है, ये इनके मेन फंक्शंस हैं। ठीक है, इसके बाद अपन यहां पे बात कर सकते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी में फर्स्ट अगर अपन बात करें तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की वजह से क्लोरोसिस, ठीक है, हरिमाहीनता, ठीक है, एंड रिंकलिंग, हरिमाहीनता, रिंकलिंग, झुर्रीदार, झुर्रीदार हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा पिगमेंट्स में यहाँ पे जो है क्लोरोफिल कम होने की वजह से प्लांट पत्तियां कैसे हो जाएंगी, हरी। लेकिन जो विशेष बात हमारे यहाँ पे आएगी वो ये आएगी कि जो पत्तियां आएंगी उन पे प्रभाव सर्वप्रथम तरुण पत्तियों पे, जो यंग लीफ है उन पे इसका प्रभाव सबसे पहले पड़ता है, फिर जाके ओल्ड लीव्स पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का घटक नहीं है, ये उसका लिए निर्माण में सहयोगी है, इसलिए। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो प्रोटीन्स की मात्रा को ये क्या कर सकता है, कम कर सकता है। तीसरा, यहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड जो है उनका मेन घटक है, अतः प्रोटीन निर्माण को ये क्या कर सकता है, बाधित कर सकता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये बड डॉर्मेंसी को प्रेरित करता है, ठीक है, और डेवलपमेंट को क्या कर सकता है, ये इनहिबिट कर सकता है, बाधित करता है। अतः सल्फर जो है वो भी हमारे लिए काफी इसेंशियल जो है न्यूट्रिएंट्स होता है। 7वें नंबर पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम के लिए अगर हम कहें तो हम इसे K से रिप्रेजेंट करते हैं और पोटेशियम को हम ले सकते हैं लगभग 3.32-0.6% के आसपास। ठीक है, और पोटेशियम जो है वो केटाइंस के रूप में ही प्राप्त होता है। इसकी मात्रा कम है लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक। पोटेशियम की अगर अपन बात करें तो पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा, अगर इसके फंक्शंस की हम बात करें तो ये असेंट ऑफ सैप, को मैनेज करने का कार्य करता है। दूसरा अगर अपन बात करें तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तीसरा मेन फंक्शन की अगर अपन बात करें तो आयन एक्सचेंज, ठीक है। असेंट ऑफ सेप को ये कंट्रोल करता है क्योंकि पोटेशियम आयन जो है वो एटीपेज एंजाइम जो है उसकी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है या उसको एक्टिवेट करता है, बढ़ाता है। उसी तरीके से मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में इसकी अति आवश्यक है, ठीक है। आयन एक्सचेंज के अंदर जो है ये अति आवश्यक है, ठीक है। और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बाद जो
ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, किसका? सेल्स का। उसको रेगुलेट करने का कार्य जो है वो पोटेशियम ही करता है। डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी का सीधा सीधा जो इसका कनेक्शन है वो पड़ेगा प्लांट डेवलपमेंट एंड इफेक्ट ऑन लीफ एंड ब्रांचेज। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो प्लांट डिजीज कंट्रोल पे या रेजिस्टेंस प्रतिरोधक क्षमता, पादप की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके ऊपर पोटेशियम की कमी का सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये प्रोटीन संश्लेषण में भी उपयोगी है और इसकी वजह से प्रोटीन संश्लेषण भी क्या होता है? बाधित होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहां पे बात करें 8th पॉइंट, तो 8th मेंबर अपन यहां पे कर सकते हैं कैल्शियम Ca++ कैटाइंस के रूप में हमें प्राप्त है। ठीक है, और ज्यादातर जो है कैल्शियम हमें कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में चट्टानों से प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे कहें तो और अलग लाइक जैसे कि डोलोमाइट्स आदि के रूप में फॉर्म में ये हमें प्राप्त होती है। कैल्शियम के मेनली फंक्शंस की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो मेन कंटेंट है किसके लिए? मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेली जो है मध्य पटलिका सेल डिवीजन के दौरान उस मध्य पटलिका का मुख्य घटक। ठीक है, उसी तरीके से अगर अपन बात करें तो सेल डिवीजन में जो स्पेंडल फाइबर्स है के सिंथेसिस में मजबूती प्रदान करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम जो है वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को भी क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। कैल्शियम ये हो गया। इसके बाद अगर अपन बात करें कैल्शियम की तो बहुत सारे घास कुल के पादप हैं जो अपने रक्षा कवच के लिए कैल्शियम कार्बोनेट्स या सिलिका जो है उसको आउटर सेल वॉल पर आउटर सेल के रूप में रखते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम्स की अगर अपन बात करें फंक्शंस की डेफिशिएंसी की अगर अपन बात करें कैल्शियम की तो हम कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है तो अदर सब्सटेंस लाइक पोटेशियम्स या अदर सब्सटेंस की हम बात करें तो उसके संचालन को कैल्शियम की कमी जो है वो बाधित करती है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के साथ सेल का पीएच को भी मैनेज करती है और पीएच के मैनेज की वजह से जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल डेवलप होता है उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। सेल वॉल की बनावट पे प्लांट जो है वो कैसा रह जाएगा? शंटेड। लीव जो है वो कैसी हो जाएंगी? रिंकल एंड छोटी।
और जो प्लांट्स के नोडल रीजन्स हैं, प्लांट्स के नोड कैसे रह जाएंगे, छोटे, इसकी वजह से प्लांट कैसा हो जाएगा, शंटेड। फाइनली लास्ट हम यहाँ पे 9th एलिमेंट की अगर बात करें तो वो है यहाँ पे मैग्नीज। Mg+ के रूप में अगर हम बात करें यहाँ पे, और इसका रेशियो लगभग 0.5 to 0.7%। और इसका भी मेन स्रोत जो है वो चट्टाने हैं, और ये हमें मिलता है एक तरीके से डोलोमाइट के रूप में, जिसे हम कह सकते हैं MgCO3.CaCO3 का मिश्रण है ये, ठीक है। तो हम यहाँ इसको लिख भी सकते हैं CaMgCO3 MgCa3 डोलोमाइट के रूप में ये जो है चट्टानों या मृदा से हमें प्राप्त होता है। मेन फंक्शंस, मेन फंक्शंस में हम बात करें तो क्लोरोफिल अणु का केंद्रीय तत्व, सेंट्रल तत्व, स्टार्टिंग में जो हमने इसकी पोरफायरिंग रिंग बनाई थी, ठीक है, उसका सेंट्रल मॉलिक्यूल मैग्नीशियम है, जो कि 4 नाइट्रोजन एलिमेंट से क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का मेन घटक है, जिससे ये क्लोरोफिल की जो रिंग है वो कंप्लीट होती है। राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स को बाइंड करता है, ठीक है। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी में हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल का मेन है तो दैट इज क्लोरोसिस। हरिमाहीनता, ठीक है, राइबोसोम्स की यूनिट्स। उसके अलावा कैल्शियम जो है वो फॉस्फेट PO4 के क्या बोलते हैं सिंथेसिस को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है ATP में। तो ऐसे में कैल्शियम की उपस्थिति में फॉस्फेट का जो बनना है, ATP का बनना, वो भी क्या होता है, बाधित होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो मैग्नीशियम जो है, फंक्शंस में ऐड कर देता हूं ये एक लाइन, मैग्नीशियम जो है ATP का फॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस है वो सदैव मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में होता है, जिसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ब्रेकडाउन या टूटना, तो ये मैग्नीशियम आयन की वजह से ही होता है। तो ATP के जो संचालन की क्रिया है या ऊर्जा के स्थानांतरण की जो क्रिया है वो इसकी कमी से क्या होती है, बाधित होती है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।